क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 जो है जीवाणु। इस चैप्टर के फुल नोट्स हमारे चैनल कक्षा 11th वालों के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर बायोलॉजी के हर चैप्टर की वीडियो अपलोड है, तो आप इनको नोटबुक में उतारने से पहले इन नोट्स को पहले आप इनके टॉपिक पढ़ लीजिए कि ये वही है, और अगर यदि ये है भी नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना जो टॉपिक इसमें नहीं दिया गया। वैसे इसमें सब टॉपिक दिए गए हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाद में आप करना भूल जाते हैं। और इसकी प्लेलिस्ट चेक करिए, उस पर लेसन 1 से लेकर लेसन 13 तक सब चैप्टर के नोट्स है, इकाई 4 तक। तो पहला, सजीव कोशिकाओं में रासायनिक संगठन। जीवों का रासायनिक संगठन लेने के लिए जीवों के शरीर का थोड़ा सा भाग लेकर इसे जलाया जाता है, तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर गैसीय रूप CO2 व जलवाष्प में अलग हो जाते हैं तथा शेष बचे हुए भाग को भस्म कर देते हैं, जैसे CA, Mg, K, Na आदि मिलते हैं। ये बहुत शॉर्ट तरीके में कराया है ताकि आप इनको याद भी कर लें, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखा गया है। इनसे जीवों में कार्बनिक व अकार्बनिक बारे में जानकारी मिलती है। सेकंड टॉपिक है इसका प्राथमिक व द्वितीय उपापचयज। प्राथमिक उपापचयज में कार्बनिक यौगिकों जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा आदि पाए जाएंगे। इन्हें कोई व्यक्ति, प्राणी ऊतकों में ज्ञात कर सकता है। इन्हें प्राथमिक उपापचयज कहते हैं। फिर द्वितीय उपापचयज में कवक, सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं का विश्लेषण करें तो इन्हें हजारों यौगिकों जैसे एल्केलाइड, रबर, तेल, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले आदि का इन्हें द्वितीय उपापचयज कहते हैं। फिर इसका टॉपिक आता है वृहद जीवाणु। इसमें मुख्य सब टॉपिक कराए हैं और टॉपिक के अलावा भी कराए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो टॉपिक में नहीं मिलते वो अंदर रहते हैं। तो अम्ल अघुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता है, इनका अणुभार 18 से लगभग 800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल अभिलय अंश में केवल 4 प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड्स मिलते हैं। इनके अतिरिक्त इस श्रेणी के यौगिकों का अणुभार 1000 डाल्टन या उसके ऊपर होता है। रासायनिक यौगिकों 2 प्रकार के होते हैं जिनका अणुभार 10,000 डाल्टन से कम, इन्हें जैवाणु कहते हैं। फिर जबकि जो अणु अम्ल अभिलय अंश में पाए जाते हैं उन्हें वृहद अणु या वृहद जैवाणु कहते हैं। फिर ये पॉलीसेकेराइड्स है, ये आगे लिखा है। फिर टॉपिक आता है इसका प्रोटीन। तो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती है जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती है। प्रत्येक प्रोटीन अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होने से जैसे एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलिन आदि। प्रोटीन समबहुलक नहीं बल्कि विषम बहुलक कहलाते हैं। प्रोटीन जीवों में बहुत सारे कार्य करते हैं, कुछ संक्रामक जीवों में सहायक होते हैं, कुछ एंजाइम के रूप में होते हैं। प्रोटीन के कार्य आगे हैं, ये इसकी श्रृंखला बना देना। फिर न्यूक्लिक अम्ल आता है इसका, जो किसी भी जीव ऊतक के अम्ल अभिलय अंश में मिलते हैं उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला विषम चक्र यौगिक, दूसरा मोनोसेकेराइड्स व तीसरा फॉस्फेरिक अम्ल या फॉस्फेट आदि। ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। प्रोटीन की संरचना तो होती है, प्राथमिक संरचना होती है, द्वितीय संरचना होती है इसकी, और तृतीयक संरचना। तो प्राथमिक संरचना जो आती है तो वो होती है जब प्रोटीन में अमीनो अम्ल एक रेखीय क्रम में श्रृंखलाबद्ध रहते हैं, तो इस प्रकार की संरचना को प्राथमिक संरचना कहते हैं। ये रेखीय क्रम को DNA न्यूक्लियोटाइड का रेखीय क्रम भी निर्धारित करता है। द्वितीय संरचना होती है जब प्राथमिक श्रृंखला विभिन्न क्रमों में व्यवस्थित होकर गेंद का रूप धारण कर लेती है, तो इसे द्वितीयक संरचना कहते हैं। यह हाइड्रोजन बंधों पर निर्भर करती है। इसका चित्र भी बना हुआ है। फिर आता है तृतीयक संरचना। कुछ द्वितीयक संरचना वाले प्रोटीन में लंबी पेप्टाइड श्रृंखला का कुंडलीकरण तथा वलन बन जाने के कारण प्रोटीन और संघनित हो जाता है, तृतीयक संरचना कहते हैं। फिर इसकी चतुर्थ संरचना आती है। तृतीयक संरचना वाले 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर गोलाकार अणु का निर्माण करती है, इसे चतुर्थ संरचना कहते हैं। और फिर इनके चित्र बना लेना। फर्स्ट ये बनेगा प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना ये होती है, और इसकी तृतीयक संरचना ये होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका एंजाइम की परिभाषा। वे कार्बनिक यौगिक जो जीवित कोशिकाओं से बनते हैं तथा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को परिवर्तित करते हैं, स्वयं परिवर्तित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम। एंजाइम के कार्य, ये उपचयन अपचयन अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ये इतने शॉर्ट तरीके से लिखे हैं तो क्या आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे इनके। तो आप पहले इनको पढ़िए और फिर इनको अपनी नोटबुक में उतारें। सक्रिय ऊर्जा की मात्रा को कम करता है। CH3NH2 आदि को एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरण होता है। जेल की अनुपस्थिति में रासायनिक समूहों को जोड़ते या घटाते हैं। फिर एंजाइम्स को प्रभावित करने वाले कारक।
ये दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो इसका पीएच मान, सभी एंजाइम केवल विशिष्ट पीएच मान में ही सक्रियता दिखाते हैं। विभिन्न एंजाइम्स अम्लीय व क्षारीय उदासीन माध्यम में सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। फिर तापमान आता है। उपयुक्त ताप में कमी या अधिकता होने पर एंजाइम्स की सक्रियता बढ़ती है और 25-35 डिग्री पर सेल्सियस एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। एंजाइम की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया की दर एक सीमा तक बढ़ जाती है। तापमान, उपयुक्त ताप में कमी या अत्यधिक होने पर एंजाइम की सक्रियता प्रभावित होती है और 25 या 35 डिग्री पर एंजाइम अधिक सक्रिय रहता है। 5 आता है एंजाइम की सांद्रता। एंजाइम की सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया की दर सीमा तक बढ़ जाती है, अधिक सीमा तक। कार्बनिक आयन जैसे के, Mg, Mn, Cl आदि की सूक्ष्म मात्रा एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाती है। नमी, आर्द्रता सामान्यतः 10-14% नमी पर एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अंतिम उत्पादों की सांद्रता, उत्पादों के संचय होने से एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। फिर आता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्या है, इसकी अणु संरचना बताइए। और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, मतलब इस चैप्टर का, ये नहीं, जो एक अलग वीडियो में अपलोड भी हुई है, शॉर्ट वीडियो में, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाती है। ये मोनोसेकेराइड्स एम पेंटोस 5C शर्करा है। इसका रासायनिक सूत्र C5H10O4 है और इसके अणु की संरचना निम्न है। तो आप इसका ये चित्र बना लेना। फिर आता है ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा है। फिर आती है एलेनिन अमीनो अम्ल की संरचना, 4 नंबर में पूछी जाती है ये। तो एलेनिन अमीनो अम्ल एक सरलतम एवं उदासीन अमीनो अम्ल है। एक मेथिल समूह तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है और ये इसकी संरचना है, समीकरण। फिर आता है डीएनए की परिभाषा, महत्व या सचित्र वर्णन, ऐसे लिखा हुआ सकता है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% ही आता है एग्जाम में, 7 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में। और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन और है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड वृहद अणु है। इसकी कुंडलीगत संरचना के विषय में सर्वप्रथम एक्स किरणें दिवर्तन तकनीक द्वारा विल्किंस व फ्रैंकलिन ने सन 1952 में बताया। फिर वॉटसन एवं क्रिक ने सर्वप्रथम सन 1953 में इसकी द्विकुंडलीकृत संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाओं का बना होता है। ये एक दूसरे से समांतर है। फिर इसका महत्व, आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। डीएनए आरएनए का संश्लेषण करता है और इसका लॉन्ग क्वेश्चन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर ये डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन हुआ है, जिसमें इसका व्यास 20 डिग्री होता है, त्रिज्या 10 है। और इसको किसने प्रस्तुत किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने इसकी खोज की थी। फिर एक इसका पूछा जाता है आरएनए की संरचना तथा इसके प्रकार बताइए। तो इसका निर्माण डीएनए से होता है। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, जिसका निर्माण हजारों से न्यूक्लियोटाइड से होता है। प्रति न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, जिससे एक अणु राइबोस शर्करा, एक अणु फॉस्फेट मूलक और एक अणु नाइट्रोजनी क्षारक का होता है। नाइट्रोजनी क्षारकों में एडेनिन, ग्वानिन, सिस्टीन तथा यूरेसिल होता है। एक लूप में एडेनिन यूरेसिल से बंध बनाते हैं A बराबर U, जबकि साइटोसिन ग्वानिन से बंध बनता है। ये सामान्य अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, परंतु अपवाद स्वरूप यह द्विरज्जुकी एवं अनुवांशिक भी होता है। जैसे रिटोवायरस में यह अनुवांशिक भी होगा। इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड है। और यदि आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए क्लास 11 की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना। और ये होते हैं आरएनए के प्रकार, राइबोसोमल, स्थानांतरण और संदेशवाहक। इसका लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो भी दिखा देती हूँ मैं, जो एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और इनका जीवन में क्या महत्व है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें पोलोसेकेराइड्स भी है। अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को कर लेते हो तो इसमें से वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इसकी एक लॉन्ग क्वेश्चन की अलग से वीडियो बनी हुई है, जिसमें इसको समझाया भी गया है।